25 क्रॉमवेल स्ट्रीट, ग्लाउस्टर। इमेजिन करिए 1994 में आप अपनी गाड़ी लेते हैं और इस एड्रेस पर पहुंचते हैं। वहां जाकर आपको दिखाई देता है एक आलीशान सा घर, एक सुंदर सा पार्किंग गैराज, एक स्वीट सा कपल जो उस घर में रहता है और एक बहुत ही प्यारा सा गार्डन। लेकिन एक सेकेंड, वहां गाड़ी रोकने से पहले मैं आपको बता दूं कि उस घर के हर एक कोने में एक ऐसी डार्क और टेरिफाइंग स्टोरी छुपी हुई है जो जब दुनिया के सामने आई तो दुनिया ने उस घर को हाउस ऑफ हॉरर्स का नाम दे दिया। क्या है इस घर के बेसमेंट की कहानी? कौन है वो कपल जो इस घर में रहता था? और क्यों पुलिस को इस घर के गार्डन में गड्ढा करने पर 12 लड़कियों की लाश मिली? जानेंगे सब कुछ इस एपिसोड में। मैं हूं सहर्ष एंड वेलकम टू द केस ऑफ फ्रेड एंड रोजमेरी वेस्ट। ये कहानी है एक ऐसे मैरिड कपल की जिसने अपनी डार्क डिजायर्स और फैंटेसीज को पूरा करने के लिए इंसानियत की सारी हदों को पार कर दिया। सब कुछ शुरू होता है एक यंग गर्ल रोजमेरी लेट्स से। रोजमेरी का बचपन एक बहुत ही ट्रॉमेटिक और अब्यूसिव फैमिली में बीता। उसके फादर स्किज़ोफ्रेनिक थे। स्किज़ोफ्रेनिया एक ऐसी बीमारी है जिसमें लोगों को हैलुसिनेशंस होते हैं, आवाजें सुनाई देती हैं। उनको लगता है कि वो जो चीजें देख रहे हैं वो सारी रियल है। ऐसे में उनका रियल वर्ल्ड से कनेक्शन टूट जाता है और उनके साथ रह रही फैमिली को इन सारी चीजों के रिपरकशंस झेलने पड़ते हैं। और इन्हीं में से एक थी रोजमेरी, जिसके फादर पूरे परिवार को कंट्रोल करते थे और टेरराइज करते थे। उसकी अपब्रिंगिंग काफी डार्क और डिस्टर्बिंग एनवायरनमेंट में हुई थी। यही कारण था जिसकी वजह से रोजमेरी का हर एक चीज को लेकर बहुत ही डार्क और डिस्टर्बिंग पर्सपेक्टिव हो गया था। वो किसी भी चीज में कुछ भी अच्छा देख ही नहीं पाती थी। दुनिया में हर एक चीज में उसको नेगेटिविटी ही दिखती थी और धीरे धीरे वो कब सैडिस्टिक हो गई उसे पता ही नहीं चला। फिर एक दिन रोजमेरी की मुलाकात हुई फ्रेड से। फ्रेड उससे 12 साल बड़ा था, लेकिन उन दोनों के मिलते ही दोनों ने फील करा कि जैसे उनके बीच में कोई एक डार्क कनेक्शन है। और इसके पीछे का कारण था फ्रेड का बचपन। फ्रेड ने भी अपना बचपन एक वायलेंट और अब्यूसिव हाउसहोल्ड में गुजारा था और उसकी भी डार्क फैंटेसीज और सैडिस्टिक टेंडेंसीज थी। इन्हीं सब सिमिलैरिटीज के चलते फ्रेड और रोज को एक दूसरे से प्यार हो जाता है एंड कट टू 1972 ये दोनों एक दूसरे से शादी कर लेते हैं और अपना घर बनाते हैं 25 क्रॉमवेल स्ट्रीट पर। बाहर से देखने पर तो ये एक पड़ोस का नॉर्मल सा घर ही लगता है, लेकिन उस घर के बेसमेंट में कुछ ऐसी चीजें हुई जिसे सुनकर आज भी लोगों की रूह कांप जाती है। शादी हो जाने के बाद जब फ्रेड और रोजमेरी ने एक दूसरे को अपने डार्क डिजायर्स के बारे में बताया, तब दोनों ने मिलकर उस घर के बेसमेंट को अपना टॉर्चर चेम्बर बना लिया। शुरुआत में वो दोनों बहुत फ्रेंडली बिहेव करके यंग गर्ल्स को अपने घर में इनवाइट करते थे। यूजुअली उनका टारगेट होती थी ऐसी लड़कियां जो अपने घरों से भाग चुकी हैं या फिर काम की तलाश में हैं। इसमें सबसे पहला काम होता था रोज का, जो उन लड़कियों से मिलकर और बहुत ही प्यारी प्यारी बातें करके उन्हें अपने घर पर इनवाइट करती थी और किसी न किसी बहाने से बेसमेंट में ले जाती थी, जहां पर फ्रेड उन्हें पकड़ लेता था और टॉर्चर चेम्बर में ही बंद कर देता था। और इसके बाद वो रोप्स, चेन्स और कुछ होममेड टॉर्चर डिवाइसेस की मदद से उन लड़कियों को टॉर्चर करते थे और अपने सिक डिजायर्स और प्लेजर्स पूरे हो जाने के बाद उनकी बहुत बुरी तरह से हत्या कर देते थे। फ्रेड और रोज का पहला नोन विक्टिम एनी मैकफॉल थी। एनी फ्रेड की पहली बीवी रीना की दोस्त थी और फ्रेड के साथ इन्वॉल्व हो गई थी। एक दिन वो अचानक से गायब हो जाती है और रिपोर्ट्स की माने तो एनी 8 मंथ्स प्रेग्नेंट भी थी और लोगों का कहना है कि यह बच्चा फ्रेड का ही था। पुलिस ने एनी को ढूंढने की बहुत कोशिश करी, लेकिन वो कहीं पर भी नहीं मिली क्योंकि वो फ्रेड और रोजमेरी का शिकार बन चुकी थी। पुलिस की रिपोर्ट के हिसाब से फ्रेड और रोजमेरी अपने विक्टिम्स को 4 स्टेजेस में टॉर्चर करते थे। सबसे पहला स्टेज होता था साइकोलॉजिकल टॉर्चर का, जिसमें वो अपने विक्टिम के साथ अब्यूसिव और ह्यूमिलिएटिंग बिहेवियर करते थे और ये सब उनकी विल पावर और मेंटल स्टेट को ब्रेक डाउन करने के लिए किया जाता था। उसके बाद शुरू होता था फिजिकल टॉर्चर, जिसमें फ्रेड उन विक्टिम्स को रोप्स और चेन से बांध देता था। उन विक्टिम्स की बॉडीज पर कट्स एंड बर्न मार्क्स भी पाए गए हैं, जो शो करते हैं कि फ्रेड और रोजमेरी के टॉर्चर का तरीका कितना भयानक था। और कुछ रिपोर्ट्स तो कहती हैं कि फ्रेड उन्हें इलेक्ट्रोक्यूशन के शॉक्स भी देता था। यह उनके लिए सिर्फ पेन का सोर्स नहीं था, बल्कि उनके सिक प्लेजर और कंट्रोल का तरीका था। कुछ लड़कियों की बॉडीज की ऑटोप्सी रिपोर्ट में तो ये तक पाया गया है कि फ्रेड उनके साथ असॉल्ट करता था। और हैरानी की बात तो यह है कि इन सारी चीजों में रोजमेरी फ्रेड की हेल्प करती थी। और इसके बाद जब वो दोनों अपने विक्टिम को मेंटली और फिजिकली पूरी तरह से तोड़ देते थे, तब आता था द फाइनल एक्ट ऑफ किलिंग। और इस पॉइंट पर आने के बाद भी उनके मर्डर करने का तरीका भी बहुत डिस्टर्बिंग था।
या तो वो अपने विक्टिम्स को स्ट्रैंगुलेशन से मारते या फिर ब्लंट फोर्स ट्रॉमा से उन विक्टिम्स की हत्या कर देते। इसके बाद वो उन लड़कियों की बॉडीज को अपने बेसमेंट में या फिर बाहर गार्डन में गाड़ देते। अब इस केस से रिलेटेड मैं आपको एक ऐसी इन्फॉर्मेशन दूंगा जिसको सुनने के बाद आपका इंसानियत पर से विश्वास ही उठ जाएगा। 1994 में एक लड़की गायब होती है जिसका नाम था हेदर, और इसके गायब हो जाने के बाद पुलिस को एक ट्रिगर पॉइंट मिलता है क्योंकि इस लड़की के गायब हो जाने के पीछे कुछ तो सस्पिशियस था और पुलिस तुरंत सर्च वारंट लेकर पहुंच जाती है 25 क्रॉमवेल स्ट्रीट पर। वहां जाकर जब पुलिस पूरे घर की तहकीकात करती है तब उन्हें कुछ ऐसे क्लूज मिलते हैं जो उन्हें डायरेक्ट उस घर के बेसमेंट की तरफ ले जाते हैं, और बेसमेंट में पहुंचते ही उन्हें मिलती हैं उन लड़कियों की डेड बॉडीज। फ्रेड से पूछताछ करने पर वो बताता है कि उसने बाकी बॉडीज को गार्डन में गाड़ रखा है। अब आप लोग सोच रहे होंगे कि हेदर के गायब हो जाने के पीछे ऐसा क्या स्पेशल था कि पुलिस डायरेक्ट 25 क्रॉमवेल स्ट्रीट पर पहुंच गई। वेल, आप पूरी कहानी तब समझ जाएंगे जब मैं आपको हेदर का पूरा नाम बताऊंगा। उसका नाम था हेदर वेस्ट और वो फ्रेड और रोजमैरी वेस्ट की बायोलॉजिकल डॉटर थी, और उसकी भी बॉडी उन 12 लड़कियों के साथ गार्डन में दबी हुई मिली थी। इन्वेस्टिगेशन पर पता चला कि हेदर ने अपने परिवार का डार्क ट्रुथ जान लिया था, और जब हेदर 16 साल की हुई तो उसने अपने स्कूल के टीचर्स को अपने पेरेंट्स के इस बिहेवियर के बारे में बता दिया। लेकिन फ्रेड और रोज को ये बात पता चल गई और उन्होंने सोचा कि अगर ये बात बाहर आ गई तो वो एक्सपोज हो सकते हैं, और उसके बाद वो हेदर को भी उसी बेसमेंट में ले गए और वही सेम टॉर्चर प्रोसीजर फॉलो करके उसे भी मार डाला। और यही रीज़न था कि हेदर का मर्डर हो जाने के बाद जब उसने स्कूल आना बंद कर दिया तो उनके टीचर्स ने पुलिस को इस बारे में बताया और पुलिस का सस्पिशन और भी ज़्यादा गहरा हो गया। पूरी इन्वेस्टिगेशन के बाद और उन 12 डेड बॉडीज़ के मिल जाने के बाद फ्रेड और रोज को अरेस्ट कर लिया गया। लेकिन 1995 में ट्रायल के दौरान फ्रेड ने अपने ही जेल सेल में सुसाइड कर लिया। रोजमैरी वेस्ट पर 10 मर्डर्स के चार्जेस लगे और उसे लाइफ इम्प्रिजनमेंट की सजा सुनाई गई, वो भी बिना किसी पेरोल के। आज की तारीख में 25 क्रॉमवेल स्ट्रीट को डिमोलिश कर दिया गया है ताकि उसकी हॉरिफाइंग लेगेसी हमेशा के लिए खत्म हो सके। लेकिन उस घर के बेसमेंट में हुई चीजें आज के लोगों के लिए एक रिमाइंडर है कि कैसे कुछ लोगों के अंदर बैठा हुआ शैतान उन्हें एक ऐसा हैवान बना देता है कि उनके खुद के बच्चे भी इस हैवानियत का शिकार हो जाते हैं। ये था आज का एपिसोड। मिलते हैं नेक्स्ट केस में, तब तक स्टे सेफ एंड टेक केयर। गुड बाय।